Good morning, students. Welcome to Yug Nirman Senior Secondary School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your science teacher, and I will teach you science. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे. हमारा थोड़ा सा चैप्टर और बाकी था, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट, हम जो लास्ट वीडियो पढ़ रहे थे उसमें कटाई के लिए पढ़ रहे थे. अब उसमें जो कटाई की जाती है वो कंबाइन से की जाती है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप होता है. छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं. अतः इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं. आप कटाई के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से कटाई की करते हैं. दातली से कटाई करते हैं, हार्वेस्टर से कटाई करते हैं और कंबाइन से भी जो कंबाइन होता है उससे हम बीजों को अलग कर लेते हैं. कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है. स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है. यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है. इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है. पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाती है. कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं. स्टूडेंट, जब एक जो किसान होता है 4 महीने तक एक ही फसल को करता है, उसके बाद उसकी कटाई करता है. जब वो कटाई करता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि हाँ, मेरे पास भी अन्न आएगा, पैसा आएगा, इस बात को उसकी खुशी होती है. और जब उसकी कटाई होती है, जब भी 4-4 महीने में कोई ना कोई पर्व त्यौहार आता ही है, तो वो उसे भी बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है. अब आएगा भंडारण. हमने मिट्टी तैयार की, फसल करी, कटाई हो गई, अब हम उसको एकत्रित करेंगे. भंडारण में एक जगह रखना सुरक्षित. उत्पादन का भंडार एक महत्वपूर्ण कार्य है. यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा. स्टूडेंट, जब हम कटाई करके फसल को एक जगह रखते हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे नमी से दूर रखना होता है, कीटों, चूहों, सूक्ष्म जीवों से दूर रखना होता है. ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है. यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरन के अनुपयोगी हो जाते हैं. स्टूडेंट, जब हम फसल को तोड़ते हैं तो उनमें कुछ मात्रा में नमी होती है, मतलब वो थोड़े से गीले होते हैं. अगर हम उनको बिना सुखाए ही डायरेक्ट भंडारण में रख देंगे पैक करके, तो वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि नमी की वजह से कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, इसलिए पहले से सुखाया जाता है. अतः भंडारण से पहले दोनों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए. इससे उनकी कीटों, जीवाणु तथा कवक से सुरक्षा हो जाती है. किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र यानी बीन्स में करते हैं. जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट, बड़े बड़े बोरे होते हैं, तो वो अपना जो सामान होता है, अपना जो फसल होती है उसको अंदर रखते हैं, जो उनका उत्पादन होता है उसे. और वो लोहे के, धातु के जो बड़े बड़े धातु के पात्र होते हैं उसमें भी उसको रखते हैं. परंतु बीजों का बड़े पैमाने का भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है. लेकिन सिर्फ छोटे छोटे बोरों में रखना ही काफ़ी नहीं है, भी वो बहुत सारे होते हैं, उससे बड़ी जगह की ज़रूरत होती है. और जो बीज होते हैं उनको बड़ी मात्रा में बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए भंडार गृह में उनका संग्रहण किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके. नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जा सकती है. स्टूडेंट, जो नीम की पत्तियां होती है उससे हम कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए किसी चीज़ को उसका उपयोग करते हैं. बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है. और इसी तरह अलग अलग जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उनसे सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, जंतुओं से भोजन. के जंतुओं से क्या क्या भोजन मिलता है. जैसे इस समय सारणी में हमें दिया हुआ है कि दूध जो होता है गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी से मिलता है. ऐसे हमें अलग अलग चीज़ें होती है जो अलग अलग जानवर से मिलती है. जैसे मुर्गी से अंडे मिलते हैं, ठीक है. घी जो मिलता है वो भी इनसे, गाय से मिलता है. इसी तरह हम जो ऊन होती है वो भेड़ से मिलता है. इस तरह हम सारणी को बना सकते हैं. इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं.
समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र के आसपास स्टूडेंट जो लोग रहते हैं वो सिर्फ मछली को खाकर ही अपना पेट भरते हैं या स्पेशली मछली को ही खाते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घर में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित आवास, भोजन, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि किस तरह से मिट्टी तैयार की जाती है, बीजों की बुआई की जाती है, पानी दिया जाता है, फिर फसल को काट लिया जाता है, फिर उसका भंडारण किया जाता है। इसी तरह जब हम पशु को हमारे फार्म हाउस या घर पे पालते हैं तो एक नॉर्मली है, लेकिन अगर हम उसे बड़ी मात्रा में बहुत सारे पशुओं को एक साथ पालते हैं तो उसे पशुपालन कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम जो नीचे को इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसे हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और हमें 5 चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, हमें उसमें भरना है। जैसे फर्स्ट है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन्हें फसल कहते हैं। इसी तरह इसका ख वाला होगा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। क्या होती है स्टूडेंट? मिट्टी की तैयारी होती है। इसी का ग वाला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। अगर कोई बीज क्षतिग्रस्त है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जल की सतह पर क्या करते हैं स्टूडेंट? वो तैरने लगते हैं। इसका घ वाला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा आवश्यक है। किस किस चीज़ की ज़रूरत है? मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। अब हम स्टूडेंट इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, हमें कॉलम ए में तो 4 चीज़ें दी हुई है, कॉलम बी में 5 चीज़ें दी हुई है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, उसे हम हटा देंगे। ठीक है। अब जैसे आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है? तो स्टूडेंट, खरीफ की फसल में आती है धान एवं मक्का, तो ई वाला हम लगा देंगे। इसी तरह रबी की फसल में क्या क्या आता है? उसमें आता है गेहूँ, चना, मटर। अब हम रासायनिक उर्वरक वे होते हैं जो अच्छी फसलों की पैदावार में मदद करते हैं। जैसे इसमें बी आएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। अब इसका जो 4 है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद क्या होती है स्टूडेंट? वो होती है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ये सभी स्टूडेंट कार्बनिक खाद होती है। इसमें जो मवेशियों का चारा है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हम उसको हटा देंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको स्टार्ट करते हैं। निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे खरीफ की फसल के क्या क्या नाम होते हैं? तो इसमें धान और मक्का होती है। उसी तरह रबी की फसल में क्या क्या होता है? उसमें गेहूं और चना होता है। सो स्टूडेंट, ये आपके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी या फिर इसके पिक्स लेके मैं आपको सेंड कर दूंगी। आई होप कि मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।